हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे हो गए। एंड फाइनली आपका वीडियो आ गए हैं सॉल्यूशन के साथ। जितना भी सॉल्यूशन बचा था, अब आप लोग बोलोगे भैया कितना ज़्यादा वीडियो बना रहे हो कि मतलब हम तो परेशान हो गए, क्या क्या याद करें क्या क्या याद नहीं करें। तो यार सिंपल सा तो था, वो एक पेपर था, वो उसमें करीब आपके 16 क्वेश्चन थे, वो 16 क्वेश्चन याद कर लिए, वहाँ से आपका 40% कवर हो गया। ठीक है, अगर आपका 70 मार्क्स का पेपर है तो वहाँ से आपकी ईजिली 40+ मार्क्स आ जाएंगे। एंड देन अब ये वीडियोज़ आपको देखना है जो कि आपके 7 अक्टूबर को, क्योंकि हमारे पास आई हैं न्यू PDFs। ठीक है, एंड वो कहाँ से आई हैं, वो आ गई हैं, बस समझो आ गई हैं। ठीक है, लेकिन अब उसकी PDF भी मैंने जल्दी जल्दी से ये पेपर बनाया और मतलब जल्दी जल्दी से सॉल्यूशंस लेके एंड आप सभी को प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, रियल पेपर समझो कि रियल ही पेपर है। ठीक है, मेनली तो नहीं है लेकिन समझो कि ये रियल है। ठीक है, आपको रियल जैसा ऐसे याद करना है। जब कुछ तो सोच के बोल रहा हूँ ना मैं, तो बस रियल सोच के मतलब याद करना है एंड रियल सोच के इसके नोट्स बनाने हैं। मैं PDF नहीं बना सकता बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं एंड टाइम जाएगा, है ना। चलो, तो यहाँ पर हमें देख लेना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो इसको आपको करना है, वैद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र से आप क्या तात्पर्य है। तो किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह वैद्युत बल यानी कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या हो जाएगा, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी, जैसे आपके चारों तरफ का एक क्षेत्र है, उसमें कोई अन्य आवेश को लाने पर वह वैद्युत बल का अनुभव करता है, तो उसको क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत धारिता क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। वैद्युत धारिता क्या है, किसी चालक में एनर्जी को वैद्युत आवेश के रूप में समा सकने या स्टोर करने की कैपेसिटी या क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। मेरी इंग्लिश से यार आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होना, मुझे पता नहीं क्यों ही आदत है इंग्लिश लिखने का बीच बीच में, क्योंकि अब इंग्लिश मीडियम से रहे, लेकिन आप लोगों की मदद हिंदी में करते हैं तो थोड़ा बहुत गलती हो जाएंगी, तो उसे माफ़ कर देना। ठीक है, चलो अब इसका क्या लिख देते हैं, मात्रक लिख देते हैं, यानी कि इसे किससे डिनोट करते हैं एंड इसका मात्रक। ठीक है, SI मात्रक, इसको लिख करते हैं अपन लोग, इसका SI मात्रक हो जाएगा फैरड। ओके, इसका F, इसे F से डिनोट करते हैं यानी कि प्रदर्शित करते हैं। इसकी वैद्युत धारिता हो जाएगी M1 L-2 T4A2 होता है। वैसे तो विद्युत धारिता पूछा नहीं जाता, यानी कि विमीय सूत्र पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप लोग लिख देना तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, जो मार्क्स कटने के आसार होंगे वो बिल्कुल नहीं कटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, वैद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं। तो वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, वैद्युत आवेश कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, वैद्युत आवेश कहलाता है। राशि अदिश होती है, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर ये आ गया, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। एंड देन इसके सूत्र ये हो जाएंगे, मात्रक एम्पियर सेकंड कूलम हो जाएगा। एंड उसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पर, इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारा, वैद्युत सेल किसे कहते हैं। तो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, इसे अच्छे से याद कर लेना यार, पता बिल्कुल अच्छे से कि बिल्कुल भी इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए आपकी। ओके, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमारे ट्राइपॉड का संतुलन बिगड़ता हुआ, ठीक है, चलो छोड़ो यार, जैसा बन रहा है बनने दो। ट्राइपॉड टूट गया यार, क्या करें अब। ठीक है, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर कि, या फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हो, मतलब विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, वो विद्युत सेल कहलाती है। या फिर थोड़ा और स्टैंडर्ड बनाना है डेफिनेशन को, तो विद्युत सेल एक ऐसी राशि है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर किसी विद्युत परिपथ के आवेश को सतत प्रवाह बनाए रखती है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर डायग्राम भी बना लेंगे इसका। ओके, तो इसमें क्या लिखेंगे, अर्थात परिपथ के धारा प्रवाह निरंतर बना रहता है। विद्युत में अलग अलग धातुओं की दो छड़ एक रासायनिक डूबी रहती हैं। छड़ों को इलेक्ट्रोड तथा द्रव्य को विद्युत अपघट्य कहते हैं। ये डायग्राम बना लोगे, अगर 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में क्वेश्चन, 2 मार्क्स में आएगा तो आप बस इतना सा लिखना। ठीक है, अगर 3 मार्क्स में आएगा तो ये पूरा करना। ओके, तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। इसके बाद इसमें क्या पूछा जाता है, विद्युत सेल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक वो होते हैं जिनमें सेल पुनः आवेशित नहीं किए जा सकते, वो प्राथमिक सेल होते हैं। जिनमें पुनः आवेशित मतलब यानी कि इनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, जैसे कि सूक्ष्म सेल,
और द्वितीयक सेल में वे सेल जिन्हें पुनः आवेशित किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, हमारे रासायनिक मतलब यानी कि द्वितीयक सेल। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। तो समविभव पृष्ठ में आपको ये डेफिनेशन लिखनी है एंड ये डायग्राम बनाना है। जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ वैसे ही बनाना, अपने मन से कुछ भी नहीं, वैसे ही नंबर काट लेते फिर वो, ठीक है। वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। इस स्थिति में आवेश द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इसका हमें क्या पूछे जाते हैं, गुण भी पूछे जाते हैं, तो ये हम गुण भी देख लेंगे। ये पेंसिल नहीं है, ठीक है, पेन है, पता नहीं किसी चीज़ में मिला था मेरे को भी पता नहीं क्या ये। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर किए गए कार्य का मान शून्य होता है, ठीक है। इस मतलब इस पृष्ठ में जो विभव का मान कितना होता है, सभी का समान होता है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर किए गए कार्य कैसे होते हैं, शून्य होते हैं। इस पृष्ठ पर खींची गई विद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं, मतलब लंबवत, आप समझते हो ना। चलो, दो समविभव पृष्ठ यानी कि जो दो ये पृष्ठ होते हैं ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते, और प्रत्येक पृष्ठ का प्रत्येक चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। नेक्स्ट एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, विभव की निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं। विभव की निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ये डायग्राम बनाएंगे। यहाँ हो जाएगा हमारा ए बी पी, इधर ए प्लस क्यू हो जाएगा, इधर माइनस क्यू हो जाएगा, ये ए और ये ए, तो ये दोनों का 2a हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा, ये हमारा R हो जाएगा। ओके, अब सिंपल सा इस पर पूरा फॉर्मूले पे रख देंगे, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर लगाएंगे तो ये Q और AP हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर माइनस आएगा, है ना, माइनस लगा लेना। चलो, माइनस क्यू बट्टे पी भी ये सेकंड हो जाएगा। फिर दोनों को मिला देंगे यानी कि प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे साइन बदल जाएंगे, ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि AP बराबर PB होगा, तो समीकरण 3 से यहाँ पर AP बराबर PB कर देंगे तो दोनों कट जाएंगे, तो V का मान हमारा कितना आ जाएगा, 0। सिंपल सा है। बच्चे बहुत डरते हैं इससे, निरक्षीय स्थिति से। डरना कुछ नहीं है यार, बहुत ईजी है। आप इसकी लेंथ पे मत जाया करो कि इतनी बड़ी लेंथ है तो सर इतने ज़्यादा का आंसर हम कैसे करेंगे, तो इसकी लेंथ पे तो कभी जाना ही नहीं, ठीक है। बिल्कुल आराम से करो। यहाँ पर हमारी PDF ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी PDF है, आराम से अपन लोग ख़त्म कर लेंगे, ठीक है, इतनी सी है। ओके, किरचॉफ के नियम लिखिए। तो 1842 में वैज्ञानिक किरचॉफ ने जटिल से जटिल परिपथों का अध्ययन करके सुगम बनाने के लिए 2 नियमों का प्रतिपादन किया जिन्हें किरचॉफ का नियम कहते हैं। अब बच्चे सोचते क्यों ही किया यार, फालतू का पढ़ने मिल गया ठीक है, तो ये वाला ये ऊपर वाली लाइन बहुत अच्छे से मतलब ये लिख देना, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इसी तरीके से आप लोग लिखोगे ना तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। एंड आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, अगर आप लोगों की दूसरी डेफिनेशंस लिखी हैं तो वो डेफिनेशंस याद कर लेना, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। ये भी कर ले, मतलब जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी कर सकते हो। कौन सा हमने रटा हुआ है कि नहीं सर हमने ये याद किया है तो नहीं, अब हमें यही याद करना है। एंड यूट्यूब की बात कर लें तो यूट्यूब में यार अब घूमना बंद कर दो, लास्ट टाइम है, पढ़ लो थोड़ा, ठीक है। जो बता रहे हैं वो पढ़ लो। एंड यूट्यूब पर अभी मत घूमो, इतने ज़्यादा इतने फेक पेपर अपलोड हो रहे हैं ना कि रियल पेपर देख लो, वायरल पेपर देख लो, और पेपर दिखा देते हैं। कोई पता क्या करते हैं, प्रिंट आउट लेते हैं, प्रिंट करवाया पुराने पेपर को तो सीधा दिखा दिया ये रियल है। एंड पता उन लोगों को व्यूज़ भी आप लोग देख लेते हो, मतलब कुछ भी, है ना। तो ऐसा मत देखा करो, फालतू का टाइम वेस्ट करवाते रहते हैं, ठीक है। जो नोट्स बताएं, जो आंसर्स बताएं, जो अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं, आप लोग खुद समझते हो कितना हम लोग तो ऐसा है कि वीडियोस बनाना ख़त्म हुआ, बस ख़त्म। हम लोगों ने कंटेंट देखा, वीडियो बनाई, लिखा तो हमने, और फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा एंड हमारा काम वहीं पे ख़त्म हुआ। लेकिन आपका पता क्या रहता है, आप पूरे यूट्यूब पर जाते हो, सबका पता रहता है ये यूट्यूबर कैसा है, ये यूट्यूबर कैसे हैं, ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, आपको तो सभी का पता रहता है। तो यार आप लोग बहुत मतलब आप लोग जज का काम करते हो, हम लोगों का काम रहता है परफॉर्मेंस दिखाना, आपका काम रहता है जज करना, है ना। तो जिसका परफॉर्मेंस ख़राब है तो उन पर फालतू का टाइम वेस्ट क्यों ही करना, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट कैंडिडेट को देखो, ठीक है, और जो कैंडिडेट अच्छा लगे उसे फॉलो करो। ओके, समझ में आया मैंने क्या ही बोला चलो कोई नहीं। यहाँ पर हम लोग सीधे प्रथम नियम देखते हैं। किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि को मिलाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा होता है,
फिर से याद देख लो, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि को मिलाने वाली समस्त, यानी कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि को मिलाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यहाँ पर हमारा सीधा लिखना है, इसमें कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये देख लेना है, I1 I4 अंदर जा रही हैं, I2 I3 I5 बाहर जा रही हैं, बिल्कुल रटना नहीं, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, माना किसी संधि 0 पर मिलने वाली धाराएं I1 I2 I3 I4 I5 हैं, जिसमें I1 और I4 धाराएं संधि में प्रवेश करती हैं तथा I2 I3 I5 धाराएं बाहर निकलती हैं। तो यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि अब इसमें सभी लिखना है, I1 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5। अब अंदर अंदर जो जा रही हैं, यानी कि I1 जा रही है और I4 जा रही है, इन्हें प्लस कर लेंगे, और जो बाहर जा रही है उन्हें एक तरफ वाली अलग रख देंगे। देखो फिर से बता रहा हूँ, मतलब जो अंदर आ रहे हैं उन्हें अलग कर देंगे और जो बाहर जा रहे हैं उन्हें अलग कर देंगे। आ गया समझ? चलो ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर, यानी कि किरचॉफ के द्वितीय नियम पर। इसमें क्या याद करना है, किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद जाल, यानी कि ये विद्युत परिपथ हो गया और ये बंद जाल हो गया, किसी बंद जाल के विभिन्न भागों के, ये विभिन्न भाग हो गए, में प्रभावित होने वाली विद्युत धाराओं एवं विद्युत धाराएं हो गई हैं, एवं संगत प्रतिरोध हो, ये संगत प्रतिरोध हो गए, ठीक है, एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल को, ये जब मिलते हैं गुणनफल होता है कि बीजगणितीय योग उस जाल के अनुप्रस्थ कुल विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फिर से याद कर लो, किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद जाल के विभिन्न भागों में प्रभावित होने वाली विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस जाल के उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब इसमें हमें क्या समझना है, अब देखो इसमें प्रथम नियम कैसा था, हमें प्रथम नियम के हिसाब से, प्रथम बंद के हिसाब से, ठीक है, प्रथम बंद जाल हमारा कौन बन रहा है, ABCD, ठीक है, क्या बन रहा है, ABCD। तो यहाँ पर ABCD में हमारा क्या बन रहा है, I1, ठीक है, I1, उसके बाद R1, ओके, यहाँ पर हमारी बात ख़त्म। फिर माइनस लगाएंगे, ओके, क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी जा रही है ना, नेगेटिव करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा आएगा माइनस, ठीक है, माइनस आएगा, माइनस I2, ठीक है, I2, उसके बाद R2 बराबर E1 E2। समझ आ गया? प्रथम बंद जाल में ABCD में I1 R1 I2 R2, उसके बाद E1 E2। आगे समझ में? सिंपल है, रटना नहीं है, बिल्कुल भी रटना नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या करेंगे, द्वितीय बंद जाल में अब देखेंगे हम लोग कौन सा, CDEF, ऐसे देखेंगे, C ऐसा आ रहा है, ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ओके। CDEF में देखेंगे तो इसमें I2 हो जाएगा, फिर R2, समझ रहे, मतलब समझ में आया, I2 फिर R2। अब यहाँ पर, ठीक है, I2 R2 हो गया, फिर I1 प्लस I2 इंटू R3। अब इसमें E3 नहीं है तो इसमें E3 नहीं आएगा, ठीक है। इसमें फिर क्या देखेंगे, I2, आवाज़ बैठ गई, ठीक है, I2 R2, फिर इसके बाद हम देखेंगे I1 I2, फिर उसके बाद बराबर R3 इंटू R3 बराबर ये E2, ठीक है, E3 नहीं है। ईजिली समझ में आया किरचॉफ के दोनों नियम, बस रटना नहीं है, ठीक है। उसमें अंदर बाहर वाला करना था, इसमें चारों तरफ का ये बंद परिपथ वाला करना था, बंद जाल वाला। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये 8 क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये 7 था, ये 8 है, उसके बाद ये 9 वाला है गाइज, ठीक है, उसके बाद ये 10th, ओके, ये 9th 10th, थोड़ा नंबरिंग में गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं। वैद्युत विभव को परिभाषित कीजिए, इसका ऐसा ही मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए। तो किसी परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी किसी परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव को प्रदर्शित करता है, जिसे V से प्रदर्शित करते हैं। ईजिली समझ आया? इसे अपन लोग कैसे दर्शा सकते, विद्युत विभव पता है ऐसा होता है, इधर पे इधर ये यहाँ से आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। मतलब Q0 से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु के विद्युत विभव को प्रदर्शित करता है, ऐसे V से प्रदर्शित करते हैं। विभव एक अदिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा जूम कर लें, हाँ।
वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है? तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, लेकिन यह धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकती है। ठीक है, इतना लिख दोगे आंसर आपको मिल जाएंगे, मतलब और थोड़ा भी लिखना है। ठीक है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक कार्य या ऊर्जा के मात्रक के समान होता है, अर्थात वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का ऐसा ही पद्धति में मात्रक जूल होता है। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वह निकाय जिसमें यहाँ पर, ठीक है, वह निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे को अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और ये इसका डायग्राम आपको बना लेना है। ठीक है, ठीक है, ये वाला डायग्राम बना लेना है, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, ये दूरी 2L हो जाएगी। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे गाइज। यहाँ पर नंबरिंग गलत हो गई यार, तो यहाँ पर जो हमारा ये 9, 10, 11 था ना, ये यहाँ पर, तो आप इसी के हिसाब से करो। नंबरिंग क्या है ये देखना है, हमें कौन सा नोट्स बनाने की कॉपी चेक कराना है कि सर नहीं 30 क्वेश्चन थे तो हमारे 30 पता नहीं कैसे नहीं आ रहे, हमारे 29 आ रहे, तो याद ही करना है यार हमें। ठीक है, अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है? जब मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तो उनमें एक सूक्ष्म वेग मिल जाता है, उसको ही अनुगमन वेग कहते हैं। जब दो मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तो उनमें एक सूक्ष्म वेग मिल जाता है। ठीक है, ये टकरा रहे हैं, उनमें से एक सूक्ष्म, दोनों को टकराने पर एक सूक्ष्म वेग मिल जाता है, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। ओके, शंट क्या है? शंट कम प्रतिरोध का तार है जिसे धारावाही की कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। शंट के उपयोग शंट धारामापी की प्रबल धारा में सुरक्षा के लिए, धारामापी के अमीटर में रूपांतरित के लिए, अमीटर की परास को बदलने के लिए। उसके बाद इसके लाभ क्या है? इसका लाभ है धारामापी की कुंडली और संकेतक क्षतिग्रस्त होने से बचा लेता है। धारामापी का प्रभावी प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, अतः उसे किसी परिपथ में जोड़ने पर उस परिपथ में बहने वाली धारा के मान में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होता और हानि एक ही है। शंट लगाने में धारामापी की सुगराई कम हो जाती है। आई थिंक वीडियो बहुत बड़ी बन गई है एंड इसके नेक्स्ट 1-2 पार्ट्स और आएंगे और आपका टोटली फिजिक्स का पेपर आप पे बन जाएगा। किरचॉफ व्हीटस्टोन हो गया, अनुगमन वेग हो ही गया, जो मेन थे यहाँ पर हमारा ये सभी मेन थे। किरचॉफ हो गया, ठीक है, निरक्षीय स्थिति था बहुत मेन, है ना, ये थोड़ा सा जूम ऑफ कर लेते हैं अब हम। निरक्षीय स्थिति था मेन एंड संभव पृष्ठ था, बहुत इंपॉर्टेंट सेल था। ठीक है, ये मतलब ये क्वेश्चन तो आने ही आने कन्फर्म। आप पेपर, आपकी टेंशन नहीं लो, पेपर ही समझो, इसे रियल पेपर समझो, बस करते जाना है, टोटली कंप्लीट चाहिए। ओके, चलो अब फाइनली इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट पार्ट्स के लिए जल्दी से पार्ट्स आने वाले हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आएगा आपका शाम 6 बजे समथिंग, ठीक है, एंड उसके बाद और एक रात को आएगा, तो फिर रात को बैठ के आराम से पढ़ते रहना। ठीक है, आराम से पढ़ते रहना। ओके गाइस, आई होप ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव।